फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑडियो बुक्स पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड बुक के बारे में। इस बुक को हेक्टर ग्रेशिया और फ्रांसिस मिराल्स ने लिखा है। आज के शोर शराबे और भागती हुई दुनिया में हमें शांति और अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है। कई बार ऐसा समय आता है जब हम दुखी, निराश और ऐसे वक्त का सामना कर रहे होते हैं जब हमें उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आती। आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि हम कैसे इतनी जल्दी बूढ़े हो गए, अभी तक तो हमने कुछ अचीव भी नहीं किया है। ऐसा क्यों है कि आपके पास एक अच्छी जॉब है फिर भी आप खुश नहीं हैं? हो सकता है कि आप अपनी लाइफ अपनी पसंद की जगह वैसे ही जी रहे हों जैसे दूसरे चाहते हैं। शायद आप अपने पसंद का करियर नहीं चुन पाए, आप जज किए जाने से डरते हैं और चेंज से घबराते हैं। आपको हमेशा लगता रहता है कि अपने चुने गए फील्ड में आप प्रोडक्टिव नहीं हैं और बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शायद आपको हमेशा ऐसा लगता रहा कि आपका लोगों पर कोई असर नहीं होता और आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अगर ऐसे ख्याल आपके भी मन में आते रहते हैं तो चिंता मत कीजिए, इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बुक आपको समझाएगी कि अपना इकिगाई कैसे ढूंढना है। यह एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब है हमारे होने का कारण। यह 2 शब्दों में बांटा जा सकता है, इकी जिसका मतलब है लाइफ और गाई यानी कि मीनिंग, जो लाइफ में अपने पर्पस को खोजने के बारे में है। यह लोगोथेरेपी के फिलॉसफी से जुड़ा है, जो एक ट्रेडिशनल प्रिंसिपल है जिसे विक्टर फ्रैंकल ने बनाया था और जिसका मतलब होता है अपने लाइफ का पर्पस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना इकिगाई ढूंढ पाएंगे और खुश रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। क्या आप जानते हैं कि आपका इकिगाई क्या है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं? हो सकता है कि आप पूछ रहे हो कि आपकी इकिगाई कहाँ है और आप इसे कैसे ढूंढ सकते हैं। इसे ढूंढने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत ही कीमती खजाना है। इसके लिए आपको खुद को थोड़ा और जानने की जरूरत है। अगर आपने इसे खोज लिया है तो कांग्रेट्स, क्योंकि कई लोग तो इसे ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक नहीं मिली। इकिगाई आपके पैशन, इस दुनिया में आपके मिशन, आपके काम और प्रोफेशन का सेंटर है। ये इन 4 चीजों से बना है। आपको किस चीज से प्यार है यानी आपका पैशन, इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है यानी कि आपका मिशन, आप किस चीज में बेस्ट है यानी कि आपका काम, और आपको आपके काम के लिए क्या मिल सकता है यानी आपका प्रोफेशन। आपका पैशन आपके मिशन के बिल्कुल साथ साथ चलना चाहिए। आप वही करें जो आपको पसंद है, लेकिन उसका एक पर्पस भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको बुक लिखना पसंद है, ये आपका पैशन है और आपको लगता है कि बस एक यही चीज है जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं। आप लिखना शुरू करते हैं क्योंकि आपका मिशन है लोगों को अपने शब्दों से इंस्पायर करना। आपकी अपनी बुद्धि और एबिलिटी के लिए पैसे भी मिलते हैं और ये आपका प्रोफेशन बन जाता है। अब आपके हर शब्द की एक कीमत है। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि एक तीर से 2 शिकार। आपको जो करना सबसे ज्यादा पसंद है उसके लिए आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं और इस वजह से आप जल्दी रिटायर नहीं होते। जिस चीज से आपको प्यार है उसे करते रहिए। यही एक कारण जो आपको यंग बनाए रखता है। याद रखना, आप काम करते हैं क्योंकि आपको उस काम से प्यार है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको उस काम के लिए पैसे मिलते हैं, बल्कि उससे मिलने वाली खुशी, सेटिस्फैक्शन और उसका दूसरों के लाइफ पर जो पॉजिटिव असर होता है वो भी इसमें शामिल होता है। चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है जो हमें ये जानने में मदद करती है कि उम्र को आगे बढ़ाने से कैसे रोका जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन ये हमारा स्ट्रेस तो कम करता ही है। ये हमारे लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बना देता है। टेक्नोलॉजी ने जो हमें आराम दिया है उसके कारण हमें मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत है और इन दोनों को साथ में किया जाना चाहिए। जब आपका माइंड हेल्दी होगा तो आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। हमें चीजों को पॉजिटिव रूप से देखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। इससे हमें अपने इमोशंस को ठीक से हैंडल करने में मदद मिलती है। आप अपने आसपास की चीजों के प्रति नेगेटिव फीलिंग से खुद को बचा कर रख पाएंगे। कॉलिंस हेमिंगवे के अनुसार लोगों से बातचीत करके नई जानकारी और ज्यादा नॉलेज हासिल करने से और ऐसा काम करने से जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपको डिप्रेस होने से बचाता है। यहाँ तक कि 20 की उम्र में भी ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स की एज बढ़ने लग जाती है। इसलिए अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए मेंटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और अपनी जानने की इच्छा को भी कभी खत्म ना होने दे और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा को जगाए रखें। चैप्टर 3, फ्रॉम लोगोथेरेपी इनटू इकिगाई।
लोगोथेरेपी या अपने लाइफ का पर्पस सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस से थोड़ी अलग है। विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी पेशेंट को लाइफ में उनका पर्पस या मीनिंग खोजने के लिए मोटिवेट करती है। कभी कभी हम अपने आप को लाइफ में जैसा देखना चाहते हैं उससे अलग देखकर निराश हो जाते हैं। हम खुद क्या चाहते हैं उसके बजाय अक्सर वो चुनते हैं जो सोसाइटी हमसे चाहती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आखिर क्या बनना चाहते हैं और फिर उसे पाने के लिए लड़ना होगा और डट कर खड़े रहना होगा। हमें अपने पर्पस को ढूंढने के लिए जीना चाहिए ताकि हम कंप्लीट और सेटिस्फाइड फील कर सके। खुश रहना आपकी चॉइस है। हिटलर द्वारा किए गए हमलों के दौरान विक्टर ने अपने फैमिली के कुछ मेंबर्स खो दिए थे। ये उनके न्यूरोलॉजी और साइकेट्रिक में अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के 1 साल बाद हुआ था। उनकी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके पिता की डेथ भूख की वजह से हुई थी और उनकी माँ और भाई को मार दिया गया था। ऑस्विट्स में उनके लाइफ के दौरान उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स और कागजों को जब्त करके नष्ट कर दिया गया था। लेकिन अपनी वाइफ और फैमिली से फिर मिलने की इच्छा के कारण उन्होंने उम्मीद के दामन को पकड़े रखा। यहाँ तक कि टाइफाइड बुखार भी उन्हें दोबारा उन बुक्स को लिखने से नहीं रोक पाया। विक्टर के पास जीने का बस यही एक कारण बचा था। यही कारण था कि वो कंसंट्रेशन कैंप जैसे नर्क में भी सर्वाइव करने में सक्सेसफुल रहे। विक्टर ने इसे हमेशा एक अलग नजरिए से देखा। वो सिर्फ यूं ही जीना नहीं चाहते थे, बल्कि उनके पास जीने का एक मकसद भी था। एक बार एक नॉर्थ अमेरिकन पॉलिटिशियन थे जो अपनी जॉब से नफरत करते थे। वो अपने देश के इंटरनेशनल पॉलिसी से सहमत नहीं थे। इसके बावजूद उन्हें उसे लागू करना पड़ा। उनके साइकोथेरेपिस्ट ने कहा कि उन्हें अपने पिता के साथ झगड़ा भुलाकर सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी ये फ्रस्ट्रेशन उनके बिगड़े हुए रिलेशन की वजह से था। लेकिन विक्टर ने उन्हें इस प्रॉब्लम का एक अलग ही कारण बताया। विक्टर ने उन्हें समझाया कि उनकी निराशा इस कारण से थी कि वो अपने जॉब से प्यार नहीं करते थे। उन्हें एक ऐसा करियर चुनना चाहिए जो उनका पैशन भी हो और उनका पर्पस भी। आखिर में यही सच निकला। सालों बाद उस पॉलिटिशियन ने विक्टर को बताया कि उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़कर अपने पसंद का करियर चुन लिया था और उसमें वो बहुत खुश और सैटिस्फाइड थे। हम सबका एक यूनिक रास्ता है जिस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें बस इसके लिए लड़ने की हिम्मत करने की जरूरत है। तो अपने माइंड को उस पर फोकस करके अपने सपने को रियलिटी बनाए। एक बार एक औरत थी जिसने अपने 11 साल के बेटे को खो दिया था। अब वो हमेशा खुद की जान लेने के बारे में सोचने लगी थी। उसका एक और बेटा था जिसे जन्म से पैरालिसिस था। उसने अपनी हर उम्मीद खो दी थी और कई बार अपने बेटे और खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। उसने सोचा कि ऐसा करना आसान होगा और उनके लिए यही सबसे अच्छा होगा। लेकिन उसके बेटे को यह विश्वास था कि उसके लाइफ का कोई ना कोई पर्पस जरूर था और अगर वो दोनों मर गए तो उसका पर्पस अधूरा रह जाएगा। विक्टर ने उस औरत को खुद को आखिरी समय में इमेजिन करने के लिए कहा और बोले कि सोचो तुम बहुत अमीर हो लेकिन बे औलाद हो। तब जाकर उस औरत को एहसास हुआ कि उसकी लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं होता। उसने अपनी पूरी जिंदगी सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही तो किया था। अब उसे अपने लाइफ का मीनिंग मिल गया था, जो था कि सब कुछ सैक्रिफाइस करके भी अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना। वो खुद को अलग नजरिए से देखने लगी। उसे पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। उसे समझ में आ गया था कि वो फेलियर नहीं है। उसे अपनी लाइफ खत्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका एक और बेटा है जिसके लिए वो जी सकती है। कभी कभी हमें एक्सेप्टेंस की या अपनाए जाने की जरूरत होती है। एक बार एक डॉक्टर थे जो बहुत डिप्रेस थे। वो विक्टर से मिलने गए। वो अपनी वाइफ की डेथ के दुख से उभर नहीं पा रहे थे। विक्टर ने उसे इमेजिन करने के लिए कहा कि क्या होता अगर वो पहले मर जाते तो क्या उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ ये सदमा झेल पाती। तब जाकर डॉक्टर को एहसास हुआ कि उनकी वाइफ किस दर्द से गुजर सकती थी। वो शायद खुद को संभाल नहीं पाती। इस तरह उसने इस सच को एक्सेप्ट करना सीख लिया। यूनिवर्स ने ऐसा इसलिए होने दिया क्योंकि डॉक्टर जितना सोचता था वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। कभी कभी हम इसलिए उदास और नाखुश होते हैं क्योंकि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं कि हम वहां से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हम अगला कदम आगे रखना ही नहीं चाहते। चैप्टर 4, फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। ये बहुत जरूरी है कि हम लाइफ में फ्लेक्सिबल हों, बिल्कुल गीली और कच्ची मिट्टी की तरह जो कभी भी किसी भी आकार में ढल जाती है, या पानी की तरह जिसका कोई शेप नहीं होता। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरना नहीं चाहिए। बेस्ट बनने के लिए और अपना फ्लो खोजने के लिए हमें नई चीजों को ट्राई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ फ्लो का मतलब है पैशन। शॉर्ट में इसका मतलब होता है अपने काम को अपना ही एक हिस्सा मानना। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढे जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको उस पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दे, इस तरह जैसे कि कुछ और मायने रखता ही ना हो। अपना फ्लो अचीव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसे कैसे करना है, आप उसे कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं और वो आपको किस ओर ले जा रहा है। कोई ऐसी एक्टिविटी ना चुने जिसे करना बहुत मुश्किल हो, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा।
और वो इतना आसान भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। अपनी एक्टिविटी पर इस कदर ध्यान लगाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके और उसमें गलतियां करने की गुंजाइश कम हो जाए। ये आपके थॉट्स और लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड बना देगा। याद रखें कि मल्टीटास्किंग करना हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनने देता। सिर्फ एक चीज़ पर पूरा ध्यान लगाना आपका समय बचाता है और आप सिर्फ उस काम पर फोकस करना सीख जाते हैं। तकुमिस एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है कारीगर। ये लोग किसी एक ही फील्ड में बहुत ज्यादा कुशल होते हैं। उनकी कारीगरी इतनी कमाल की होती है कि उसकी बराबरी करना मुश्किल है, और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो हमेशा अपने इकिगाई के साथ फ्लो करने का इम्पोर्टेंस समझते हैं। वो अपने औजारों के साथ ऐसे काम करते हैं जैसे वो उनका दोस्त हो। टोयोटा एक ऐसा ब्रांड है जो बड़े रूप में कारीगरों को काम पर रखता है और उन्हें कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है। जापानी रिटायर होने के बाद भी अपने पैशन को फ्लो करते रहते हैं। वो घर की चार दीवारी में बंद होकर नहीं रहना चाहते। वो खुद को हमेशा बिजी रखने में विश्वास करते हैं, और तो और वो बिल्कुल आलसी नहीं होते। उन पर हर काम को डिटेल में करने की धुन सवार रहती है। इसलिए जानकर आश्चर्य नहीं होता कि स्टीव जॉब्स को जापान बेहद पसंद था। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो सोनी कंपनी के मालिक एक्यू मैरिटो के दोस्त थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्हें एप्पल को बनाने में सोनी के कई मेथड्स का इस्तेमाल भी किया था। माइकल जैक्सन के अलावा स्टीव जॉब्स एक्यू के दूसरे फेवरेट अमेरिकन थे। वो एक दूसरे को इस हद तक पसंद करते थे कि वो बिजनेस पार्टनर बन गए और अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा बनाने के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर किया करते थे। जापानी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे एडवांस देश के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ के ज्यादातर लोग अपने काम को हाथों से करना पसंद करते हैं। आमतौर पर ये काम सिंपल होते हैं, लेकिन इनमें बहुत डिटेल और कारीगरी की जरूरत पड़ती थी। एक बार एक कारीगर था जिसे टॉमेगो यानी पतले ऑमलेट बनाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि खाना बनाना उसका इकिगाई था। वो किचन में अंडे बनाते बनाते बोर ही नहीं होता था, क्योंकि वो काम उसे बहुत सेटिस्फैक्शन देता था। ये काम उसका फ्लो था जिसे उसने बर्तनों की मदद से हासिल किया था। हालांकि जापानी नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में माहिर है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मशीन इंसान का दुश्मन ना बन जाए। इसके बजाय उनका मानना है कि इंसान और मशीन को साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना चाहिए। घिबली एनिमेशन स्टूडियो के डायरेक्टर हयाओ मियाजाकी वो नाम है जिन्होंने एनिमेशन द्वारा एक जंगल में जान डाल दी, पेड़ों को फीलिंग्स दे दी और पक्षियों को एक रोबोट फ्रेंड दे दिया। हालांकि कंप्यूटर ने यह सब कुछ बहुत आसान कर दिया था, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि उनकी टीम सब अपने हाथों से ड्रॉ करे। ऐसा इसलिए ताकि एनिमेटर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करके अपने हाथ से ड्रॉ करके अपना फ्लो अचीव कर सके। घिबली स्टूडियो में लगभग सारे प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रेडिशनल टेक्निक को यूज किया जाता था। मियाजाकी हर संडे अपना फ्लो और इकिगाई को एंजॉय करने में बिताते थे। रिटायर होने के बाद भी उन्होंने ड्राइंग करना बंद नहीं किया। अपने पैशन को छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। इकिगाई कैसे काम करता है ये शायद हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें अपना इकिगाई नहीं मिल जाता, लेकिन अपने पर्पस को खोजना और जिस चीज से हमें प्यार है उसे मरते दम तक करते रहना बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 5 मास्टर्स ऑफ लॉन्जिविटी। दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग जापान में रहते हैं। इसे ब्लू जोन कहा जाता है। इन लोगों ने हमें लंबा जीवन जीने के लिए और इंस्पायर करने के लिए कुछ अनमोल बातें भी बताई है। इस लिस्ट में पहली है 1988 में जन्मी एक कपड़े के बिजनेसमैन की बेटी जिसका नाम मिसाओ ओकावा था। वो उस युग में रही जब हिस्ट्री में कई इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। मिसाओ कहती थी खाओ और सो जाओ और आप एक लंबे समय तक जी सकेंगे। उनकी डेथ 117 साल की उम्र में हुई। लिस्ट में अगली है इक्वेडर की मारिया कैपोविला जिनका जन्म 1889 में हुआ था और 2006 में निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हुई। वो लुई अलार्कन को पसंद करती थी और उनके गाने मारिया पर डांस करना उन्हें बहुत पसंद था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मीट नहीं खाया था। अगली है जिन कैलमेंट। वो 1875 में फ्रांस में पैदा हुई थी और उनकी डेथ 1997 में 122 साल की उम्र में हुई। जिनका नाम हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जीने वाले इंसान के नाम से रिकॉर्ड किया गया। शायद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इसका सीक्रेट हो सकता है, जिसके कारण उन्होंने एक लंबा जीवन जिया और हर छोटी छोटी चीज में खुशी को महसूस किया। वॉल्टर ब्रुएनिंग का जन्म 1896 में मिनेसोटा में हुआ था। वो कहते थे अगर आप अपने माइंड और बॉडी को बिजी रखेंगे तो आप एक बहुत लंबा जीवन जिएंगे। उनकी डेथ 114 साल की उम्र में हुई। उन्हें मरने से डर नहीं लगता था क्योंकि उनके अनुसार मरना तो इंसान होने का एक अहम हिस्सा है जो एक ना एक दिन तो आना ही है। वो अमेरिका की हिस्ट्री में लंबे समय तक जीने वाले दूसरे इंसान थे और इस लिस्ट में लास्ट नाम है अलेक्जेंडर इमेज का। वो एक केमिस्ट, जूलॉजिस्ट, राइटर और पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। उनकी डेथ
2014 में हुई, वो सोवियत पोलिश वॉर क्लस्टर सर्वाइवर थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। अब हम जिन लोगों की बात करने जा रहे हैं उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो हमारे लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें इंस्पायर जरूर करते हैं। पहले हैं कात्सुशिका होकुसाई, जो 18th और 19th सेंचुरी के बीच रहने वाले जापानी आर्टिस्ट थे। वो एक पेंटर थे जिन पर माउंट फूजी का जुनून सवार हो गया। उनका मानना था कि पेंटिंग की हर लाइन लाइफ का प्रतीक होनी चाहिए। वो अपने काम को अपना हिस्सा मानते थे और पेंटिंग की हर लाइन में जान डाल देते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके काम को दुनिया भर में जाना जाता है और उसकी तारीफ की जाती है। इस लिस्ट में दूसरे हैं ओसामू तेजुका, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जापानीज मंगा कहा जाता है। मंगा कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स हैं जो जापान में बनाए जाते हैं। मरते समय उनके आखिरी शब्द थे, प्लीज मुझे काम करने दो। इसमें छुपा हुआ मैसेज यह है कि जब आपको आपका इकिगाई और फ्लो मिल जाता है तब आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं, फिर भी उससे और इम्प्रूव करने का तरीका निकालें। अपनी कमियों को पूरा करने के लिए नई नई चीजों को डिस्कवर और डेवलप करते रहें। एक्टिव बने रहें, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करें कि वो पॉजिटिव थॉट से भरा हो ताकि वो अच्छा सोच सके। अपनी बॉडी को ऐसा बनाएं ताकि वो हेल्दी हो और अच्छा फील कर सके। चैप्टर 6 लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटेनरियंस। जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जिसका ट्रेडिशन और कल्चर बहुत रिच है। उनके खाने से लेकर उनके रिलीजियस बिलीफ तक जापान में सब शिंतो धर्म को मानते हैं। ये धर्म बहुत सारे भगवान और आत्माओं में विश्वास रखने वाला धर्म है। शिंतो ये बताने पर फोकस नहीं करता कि सही क्या है और गलत क्या है। इसके बजाय उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हर इंसान में इस रिचुअल के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी एनर्जी आनी चाहिए। उनका मानना है कि नेचर की भी अपनी आत्मा होती है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए ताकि आपके पास भी सिर्फ अच्छी चीजें आए। ये हमें नेचर से जुड़ना सिखाती है। ओकिनावा में इन रिवाजों के लिए लड़कियों की एक खास जगह है। कहा जाता है कि लड़कियां स्पिरिचुअली ज्यादा ऊपर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यूता नाम की लड़कियां वो है जिन्हें खास चुना गया है और जो इन ट्रेडिशनल रिचुअल्स के माध्यम से आत्माओं से बात कर सकती हैं। ओगिमी में ज्यादातर लोगों के अपने गार्डन हैं। ओगिमी विलेज ऑफ लेंजिविटी के नाम से फेमस है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की एक बड़ी पॉपुलेशन 80 साल की उम्र से ऊपर है। इस उम्र में भी वो बहुत एक्टिव होते हैं। वो हमारी तरह सोफे पर पड़े पड़े टीवी नहीं देखते। ओगिमी के लोगों की एक मान्यता थी मोई, जिसका मतलब है भाईचारा, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे को सहारा देना। ये लोग धूमधाम से त्योहार और उत्सव मनाने के शौकीन होते हैं। इन्हें नाचना गाना सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। ये काम की वजह से परेशान या निराश नहीं होते। ये काम को खुद पर हावी नहीं होने देते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने काम को एंजॉय करते हैं और उसे करने में उन्हें बहुत जोश और उमंग होता है। उनका काम ही उनका पैशन है। वो मिलनसार होने में और अच्छे रिलेशन बनाने में विश्वास करते हैं। मोई के मेंबर्स ज्यादा चिंता नहीं करते, ना वो किसी काम को खत्म करने की जल्दबाजी में रहते हैं। वो खुद को स्ट्रेस से दूर रखते हैं। शायद इसलिए वो एक लंबा और अच्छा जीवन जीते हैं। चैप्टर 7 द इकिगाई डाइट। जापानी अपने कुकिंग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उनका बाउल इतना छोटा क्यों होता है ना? इतने थोड़े से खाने से उनका मन कैसे भर जाता है? मन तो छोड़ो, इससे उनका पेट कैसे भर जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका गोल है अपने पेट को ज्यादा नहीं भरना। हारा हाची बू या 80% रूल का यही कॉन्सेप्ट है। ओकिनावा के लोगों ने इसे अपनाया था और वो खाने के बाद मीठा नहीं खाते थे। वो अपने बॉडी में कैलोरी की मात्रा को कम रखते थे क्योंकि उनका मानना था कि एक लंबे जीवन जीने का ये एक सीक्रेट है। ओकिनावा के खेत नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जैसे टोफू, मिसो, गाजर, प्याज, स्वीट पोटैटो, जैस्मिन टी से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमें यंग बनाए रखने में और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसलिए ओकिनावा के लोग अपनी उम्र से छोटे लगते थे और बीमारियों से बचे रहते थे। चैप्टर 8 जेंटल मूवमेंट्स लॉन्गर लाइफ। हम सभी जानते हैं कि लंबी उम्र का राज फिजिकल फिटनेस भी है। ये बॉडी के साथ साथ आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है। अगर आप जापान के हारा हाचिबू डाइट को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आप एक्सरसाइज और योगा की मदद से अपने कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। कई तरह की स्टडी ने यह साबित कर दिया है कि 30 मिनट तक बैठे रहने से हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म 90% स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी का वो प्रोसेस है जो पहले खाने को ब्रेक करता है और फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जिसका ये मतलब हुआ कि अगर आप हर रोज घंटों तक बैठकर टीवी देखने की आदत है तो आपकी नसों में ना जाने कितना कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है।
अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने लगेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म वापस नॉर्मल हो जाएगा। आप इसे ऑफिस में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप रेडियो तासियों कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। रेडियो तासियों का बेसिक आइडिया है अपने आर्म्स को सर के ऊपर की तरफ बढ़ाना। इसके लिए आपको किसी एक्सरसाइज इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे आसानी से घर या ऑफिस में कर सकते हैं। 5 मिनट के इस एक्सरसाइज में आपको सीधे खड़े होकर अपने हाथों को स्ट्रेच करके अपने सिर के ऊपर तक ले जाना है, फिर उन्हें नीचे लाकर रिपीट करना है। रिपीट करते समय हाथों को नीचे लाते वक्त आप उन्हें अपने चेस्ट पर फोल्ड भी कर सकते हैं या उन्हें फिर से उठाने से पहले क्रॉस की पोजीशन में ला सकते हैं। चैप्टर 9 रेजिलियंस एंड वाबी साबी। अब हम बात करेंगे रेजिलियंस की। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? एक जापानी कहावत है, 7 बार गिरो 8 बार उठो। इसलिए रेजिलियंस का मतलब होता है वापस खड़ा होना। कभी कभी हमें लगने लगता है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है और अब ऐसे जीना मुश्किल है, लेकिन इस बारे में सोचें कि आपके सारे एफर्ट्स कहाँ जा रहे हैं। निराश होने के बजाय अपने गोल पर फोकस करें, चाहे जो करना पड़े, लेकिन अपने पैशन को अचीव करने में लगे रहें। याद रखें, ये तब तक खत्म नहीं होता जब तक जीवन खत्म नहीं होता। इंसान ईगो साथ लेकर पैदा होता है। लाइफ में कभी कभी हमारी इच्छाएं बहुत छोटी, अनरीजनेबल और एवरेज होती हैं। हम मनमौजी होते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे किसी चीज को पाने की इच्छा करने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि इससे खुशी बस कुछ ही समय के लिए मिलेगी। इस आदत के हम गुलाम बन जाते हैं। इस वजह से हम सेल्फिश हो जाते हैं और हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग भरने लगती है। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप वो बैग खरीदना चाहते हैं जो आपके क्लासमेट ने पिछले हफ्ते खरीदा था। इसके लिए आप पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक ऐसी जॉब ज्वाइन करते हैं जो आपके लिए है ही नहीं। आपके दिमाग में तो बस वो बैग घूम रहा है। आपको शायद इस बात का एहसास तक नहीं होता कि आपके साथ काम करने वाले को उस जॉब की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उसे अपने बीमार बहन के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। कुछ समझे? आप बैग को पाने के चक्कर में इतने लालची हो गए कि अपना शौक पूरा करने के लिए आपने उस चीज को छीन लिया जिसके किसी और को ज्यादा जरूरत थी। हमने अपनी खुशी को किसी और की कीमत पर हासिल किया। हमें इमोशनल और मजबूत होने की जरूरत है। हमें नेगेटिव इमोशन से पीछा छुड़ाना होगा। यही बात हमें बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म सिखाती है। हमारा गोल डिसिप्लिन बनना है। इच्छा करना या किसी चीज की चाहत होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ तब तक जब आप उसे कंट्रोल करते हैं। यह बुरा तब होता है जब ये इच्छा आपको कंट्रोल करता है और आप उसके गुलाम बन जाते हैं। स्टोइसिज्म एक और चीज सिखाता है, जो है ये समझना कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर गुस्सा और नेगेटिव फीलिंग भर जाएगा। अपने माइंड को गुस्सा, जलन और नाराजगी जैसे इमोशन से दूर करने के लिए ट्रेन करें। खुद को विनम्र और हम्बल बनाएं। अपने ईगो या अहंकार को खुद को खोखला ना करने दें। तो आज आपने इस बुक के द्वारा लाइफ में मीनिंग होने के मतलब को समझा। ये बुक हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। आप अपनी लाइफ जैसे भी जी रहे हैं वो आपने खुद चुना है और ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। हमारी लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है। लाइफ तो खुलकर जीने के लिए है। हम सब अपने लाइफ के इकिगाई को खोजने में लगे हुए हैं। जिस मोमेंट आप हार मानकर अपने पैशन को छोड़ देते हैं वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे अपने बॉडी के किसी पार्ट को खुद से अलग कर देना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इकिगाई को खोजने में कितना टाइम लगाते हैं, बस उस जर्नी को एंजॉय करें। जब आप इस खोज के रास्ते में होंगे तो बहुत जरूरी है कि आप अच्छा खाना खाएं और अच्छे लोगों को अपने साथ रखें। सिर्फ पॉजिटिव लोग ही आपको ग्रो करने में और अपने फ्लो से डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने में आपकी मदद करेंगे। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें और पॉजिटिव बने रहें। बीच बीच में खुद को ब्रेक भी दें और याद रखें कि आपका गोल अपना इकिगाई ढूंढना है। अगर आप पहले कोशिश में फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, खुद को इसकी सजा ना दे। थोड़ा रिलैक्स करना सीखें, खुद से ज्यादा प्यार करना और खुद को अच्छे से ट्रीट करना सीखें। खुद से कहें कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हम सबकी इकिगाई अलग होती है, लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ये हम सबके अंदर गहराई में छुपी होती है और इसे पेशेंस के साथ खोजने की जरूरत है। हर इंसान में पेशेंस और यूनिक टैलेंट है जो उसके लाइफ को मीनिंग देता है। विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि अपना इकिगाई डिस्कवर करना हमारा मिशन है। आपकी जर्नी में आपको जो जो मिला, जो लोग मिले, उन सब के लिए ग्रेटफुल होना सीखे। ये सोच रखे कि ये सब किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने इकिगाई, आपका प्यार और पैशन के हर मोमेंट को एक खजाना समझकर उसे संजो कर रखेंगे और उसका हर पल एंजॉय करेंगे। कुछ भी हो जाए, हार मत मानना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और बेहतरीन बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।